हेलो एंड नमस्कार। आज इस वीडियो में आप आए हैं इस चैनल पर। आज हम कुछ वेरिकोसील के पेशेंट्स के बारे में कुछ उनके क्वेश्चंस या क्वेरीज को सॉल्व करेंगे। उससे पहले आप कुछ वेरिकोसील पेशेंट्स की रिपोर्ट दे सकते हैं बिफोर एंड आफ्टर, ट्रीटमेंट लेने से पहले और ट्रीटमेंट लेने के बाद। तो आपने इस रिपोर्ट्स के ज़रिए देखा होगा कि वेरिकोसील बिना सर्जरी भी ठीक हो सकता है। हमारे साथ हैं, हम उनसे कुछ बात करेंगे, कुछ पूछेंगे वेरिकोसील पेशेंट की क्वेरीज। तो सर, पहली मेरी क्वेरीज है, जैसे आप पेशेंट्स देखते हैं ओपीडी में, तो उनकी बेसिक क्वेरी या बेसिक क्वेश्चंस या कुछ भी ऐसे मिथ्स फैक्ट्स जो उनके पास है जो आप शेयर करना चाहें। जो मुझसे सब भी पूछते हैं, हर पेशेंट आके पूछता है कि मेरे को हर डॉक्टर ने बोल दिया कि आपकी सिर्फ सर्जरी होगी। इवन मेरे को बीएमएस डॉक्टर या आयुर्वेद फिजिशियन ने या होम्योपैथ फिजिशियन ने भी बोल दिया कि मेरी सर्जरी ही एक लास्ट ऑप्शन है, बट आप कैसे इसको हील करवा देते हो। तो सबसे पहली चीज़ को मैं पहले बोलता हूँ कि देखो, अगर मेरे ज्योतिषी होता तो मैं एक स्पेसिफिक डेट और टाइम आपको बता देता कि आप इस दिन आप ठीक हो जाओगे, ठीक है। पहली चीज़ तो ये, या फिर मैं भगवान की जगह बन जाता, मेरी आरती हो रही होती कि मेरे को एक स्पेसिफिक डे और टाइम पता चल गया है, तो लोग मेरे को पूजने लग जाते हैं। हम ठहरे सीधे साधे डॉक्टर्स जिसको सिर्फ इतना पता है कि मेरे को अपने पेशेंट को कैसे ठीक करना है, बस हम वहीं तक ही सीमित हैं। पहली चीज़ का। सेकंड ये होता है, उनके पास सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि आप बिना सर्जरी के कैसे ठीक कर देते हैं। तो सिंपली हम आपके उस रिवर्सल को पकड़ते हैं, या जिसे मैं बोलूं कि हम उस जगह को पकड़ते हैं जो इसकी वजह से वेरिकोसिल डेवलप हुआ। अब जैसे पहला रीज़न कॉन्स्टिपेशन, कब्ज़ आपको अगर रहती है और आप हैवी वर्कआउट कर रहे हो तो आपको वेरिकोसिल बनना लाजमी है। और ज़्यादातर आप देखो कि पेशेंट जो भी वेरिकोसिल में डेवलप होते हैं वो ज़्यादातर लीन होते हैं, पतले होते हैं, मतलब उनका जो डील डॉल होता है वो पतला डील डॉल में होते हैं। दूसरा क्या होता है कि उनकी एक वर्कआउट या उनकी कोई हैवी रनिंग या फिर उनकी साइकिलिंग उनको इस जगह पे लाकर खड़ा कर देती है। तो सिंपली क्या है कि आपने क्या किया, आपने उसको इम्पैक्टेड किया वहाँ की वेन्स को, जिसकी वजह से वो वेरिकोसिल में डेवलप हुई। इम्पैक्टेड हुई आपकी प्रेशर लगाने से। जब आप कॉन्स्टिपेशन होते हो या कब्ज़ में रहते हो तो आपको नीचे की तरफ जोर लगाना पड़ता है ऐसे, और जब आप जोर लगाते हो तो वहाँ पर बार बार जोर लगने की वजह से वो वेन्स थोड़ी सी वीक पड़ जाती हैं, वॉल्स उसकी वीक्स पड़ जाती है, जिसकी वजह से वो अपनी जगह पे फुला देती है। दूसरा, अगर हम देखते हैं केसेस में, तो वो है साइकिलिंग, रनिंग, जिमिंग, हैवी वेट वर्कआउट। ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, बेसिकली आप उसको बार बार चोट पहुँचा रहे हो उसी जगह पे जहाँ पर वो वीक पड़ रही हैं, तो वो वीकनेस के ऊपर एक तरीके से हथौड़े का काम करती हैं और वो आपको वेरिकोसिल में डेवलप कर देती हैं। अब यहाँ पर रूट कॉज पता चल गया, तो हम इस रूट कॉज को हटाने की कोशिश करते हैं। हम पहले सोचते हैं कि आपका कब्ज़ हमेशा बेटर रहे, आपके जो स्टमक की दिक्कत है वो इशू, डिसऑर्डर जो भी है वो ठीक हो जाए। अब जैसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, उनके अंदर सबसे पहला इशू जो होता है वो यही बन रहा होता है कि कोलाइटिस था, उसके बाद ये दिक्कत आई है। अब पहले कोलाइटिस को पकड़ा, कोलाइटिस की दवाइयाँ दी, उसके साथ उसको ठीक करने की कोशिश की। साइड बाय साइड हम ये कोशिश करते हैं कि आपके वेन्स का जो ब्लड का फ्लो है वो बेटर हो जाए। वेन्स का ब्लड का फ्लो, क्योंकि आप देखोगे अपने रिपोर्ट में तो उसमें रिफ्लक्सेस दिखा रखे होंगे या रिवर्सल फ्लो दिखा रखा होगा। रिवर्सल फ्लो और रिफ्लक्सेस एक ही चीज़ होती है कि वहाँ पर रिफ्लक्स डेवलप हो रहे हैं या रिवर्सल फ्लो आ रहा है। तो वहाँ पर क्या होता है, रिवर्सल फ्लो को हमें बेटर करना है तो हम क्या करेंगे, खून की धारा को ठीक करने की कोशिश करेंगे कि वो रिवर्सल फ्लो बैक ना मारे, वो सीधा का सीधा ट्रैवल करता रहे अपनी लाइन पे। तो हम बस वो काम करते हैं। बाकी बॉडी के अंदर इतनी खुद की क्षमता होती है कि खुद को वो हील कर लेता है। इसके अलावा हमें कोई अलग से कोई पावर की ज़रूरत नहीं है, या वहाँ पर कोई वेन को पकड़ के काटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हम सिंपली कुछ एक्सरसाइज का जोर लगाते हैं, कुछ दवाइयों का जोर लगाते हैं और कुछ डाइट का जोर लगाते हैं। इसके अलावा हमें कोई चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती। तो इस आंसर से हमें पता चला है कि वेरिकोसील बिना सर्जरी ठीक हो सकता है। तो सर, पहला क्वेश्चन है या पहला कमेंट ये है कि जिनको वेरिकोसील है, जिन पेशेंट्स को वेरिकोसील है, क्या वो अपनी वाइफ से कंसीव कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बिल्कुल फैक्ट है। अगर आप वेरिकोसिल के पेशेंट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपका स्पर्म काउंट लो हो गया होगा, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आपको दिखाई देने को मिल जाएंगे जो वेरिकोसिल के पेशेंट थे बट वो माँ बाप बने हुए हैं। ज़रूरी नहीं होता कि वेरिकोसिल आपके स्पर्म काउंट को नील ही कर देता है। हाँ, वो करता है, लो करता है, बट सबके नहीं करता। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनको सिर्फ वेरिकोसिल डिटेक्ट हुआ है
बट उनके स्पर्म काउंट आज भी 70 मिलियन है और 1-2 बच्चों के मम्मी पापा हैं। हमने ऐसे पेशेंट भी देखे हैं जिनके स्पर्म काउंट लो हुए हैं कॉज बाय वेरिकोसिल, और ऐसे भी पेशेंट देखें सिर्फ वेरिकोसिल भी डिटेक्ट है और स्पर्म काउंट भी लो हो रहे हैं, बट वेरिकोसिल उसका जरिया नहीं है या वेरिकोसिल उस कल्प्रेट नहीं है। वहाँ पर वेरिकोसिल कल्प्रेट माने कि वहाँ पर वेरिकोसिल जिम्मेदार नहीं है। ये एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं जिसको हम अलग अलग जगह पे अलग अलग दिक्कतों का फेस करना पड़ता है। वेरिकोसील आपको लॉन्ग रन में देखा जाए तो स्पर्म काउंट लो कर सकता है। वो कॉज बाय ये होता है कि अगर वेरिकोसील बड़ा हुआ है या वेरिकोसील के ग्रेडिंग सिस्टम बहुत बड़े हुए हैं, रिफ्लक्सेस फ्लो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो क्या करता है टेस्टिस की ब्लड की सप्लाई कम करता है, जिसकी वजह से वो अपनी फंक्शनिंग नहीं कर पाता, जिससे टेस्टिस का साइज़ छोटा भी होने लगता है। साइड बाय साइड वो आपके स्पर्म काउंट को लो कर देता है। मान के चलो मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं निकालूंगा क्या, वैसे ही सेम हमारे टेस्टिकल्स बोल देते हैं अगर मैं खाना नहीं खाऊंगा तो मैं निकालूंगा क्या। सेम वाला पैटर्न फॉलो होता है। तो अगर उनको खून से जो सप्लाई मिल रही है वो ढंग से मिल रही होती तो वो कोई दिक्कत नहीं देते। अगर उनको खून की सप्लाई से दिक्कत हो रही होती है तो वो दिक्कत देते हैं। अगर वेरिकोसील अगर आपको डिटेक्ट हुआ है तो आप एक सीमन एनालिसिस का टेस्ट करवाएं, उसको जज कीजिए। अगर वो 50 मिलियन से अबव है या वो 25 मिलियन से भी अबव है और आपकी मोटिलिटी अच्छी आ रही है या आपकी मॉर्फोलॉजी अच्छी आ रही है तो आपको डरने और घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपने थोड़ा सा काम करना है, अपनी थोड़ी सी डाइट रिफॉर्म कर लो या थोड़ी सी मेडिसिन बहुत आती हैं अवेलेबल है, मल्टीवाइटामिन या कुछ भी, उससे भी बढ़ जाते हैं उस टाइम पे स्पर्म काउंट, तो वो ले लीजिए, वो अपने आप ही नॉर्मल ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सर कि एक पेशेंट ने लिखा है कि वो एथलीट है लेकिन उसे हैवी एक्सरसाइजेज या वर्कआउट करने के लिए मना है, तो वो क्या करे? देखो सिंपल सी बात है, अगर आप वेरिकोसील के पेशेंट हो तो एक्चुअली में वो मना ही है, क्योंकि देखो हमने बार बार उसको चोट पहुँचाई। अब मान के चलो अगर आपको कोई बुखार हुआ है और आपको बुखार हो रहा है 100 का, तो मैं बार बार आपको उठा के कहूँ चलो 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 पार्टी करेंगे, खाएंगे कूदेंगे ऐश करेंगे, ऐसा कुछ करूँगा तो आप क्या करोगे? एक बार ही चल लोगे, वो भी ज़बरदस्ती चल लोगे, ठीक है, 2 बार ही चल लोगे, तीसरी बारी तो बुखार बोलेगा ना। आप वही चीज़ वैसे ही कर रहे हैं, ठीक है, कि अगर आपकी कोई जगह पे दिक्कत है और आप उसको वर्कआउट की तरफ लेते हैं तो वो दिक्कत बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा। दूसरा क्या होता है कि पेशेंट्स को किसी किसी को पेन होता है, किसी को पेन नहीं होता। अब पेशेंट जिसको पेन होता है वो तो अपने सारी चीज़ें फॉलो कर लेता है कि भैया नहीं पेन बढ़ जाएगा या कुछ हो जाएगा, तो वो थोड़ा उसमें रहता है कि हाँ भाई एक सर्कल बना लेता है कि ये चीज़ नहीं करनी, ये चीज़ करनी है। जिनको पेन नहीं होता वो क्या करते हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे होते हैं। वो हमारे पेशेंट भी ऐसे होते हैं कि वो जिनको हम बोल दें कि भैया आपने ये सारी चीज़ें नहीं करनी, वो कहते हैं इतनी दूर तक तो जाना था तो मैं चला गया, यहाँ से वहाँ तक तो जाना था, पैदल जाना था मैंने दौड़ लिया, बस पकड़ ली मैंने दौड़ते दौड़ते, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो ऐसी नॉर्मली अपनी रूटीन में करते आए हैं तो वो करते रहते हैं क्योंकि उनको कुछ फ़र्क नहीं पता चल रहा होता, बट उनका इम्पैक्ट उनके स्पर्म काउंट पे ज़रूर आ रहा होता है, ठीक है। तो वहाँ पर हम आपको सेफ़र साइड ये लेकर चलते हैं कि आप थोड़े सेफ़ हो जाओ, सतर्क हो जाओ, सपोर्टर पहनना स्टार्ट करो, ठीक है। और ये कुछ एक्टिविटीज़ होती है। अब ऐसा होगा कि घर में बैठे हो कोई कह दे कि आपको ये बाल्टी उठाकर यहाँ पर रखनी है, तो वो आप ऐसा भी ना हो कि वो उठा ना पाओ, ठीक है, और ऐसा भी ना हो कि आप उसको रोज़ उठाने लग जाओ। तो वहाँ पर कुछ एक लिमिटेशंस अपने आसपास बाउंड्रीज बनानी पड़ती हैं पेशेंट को, क्योंकि वर्कआउट की वजह से बेसिकली दिक्कत बढ़ी और वर्कआउट ही हम बार बार कर रहे हैं तो वो दिक्कत को बढ़ाएगा। एक दूसरा एग्जांपल की तरह समझो कि अगर आपका कोई हाथ सूजा हुआ है, ठीक है, और मैं उसी पे बार बार मार रहा हूँ तो वो क्या होगा, दर्द बढ़ाएगा या कम करेगा? उसी हिसाब से समझ लीजिए कि अगर आपकी कोई चोट लगी हुई है और उसको मैं बार बार वही चीज़ें इम्पैक्टेड कर रहा हूँ तो वो दिक्कत आपको देगा, कम नहीं करेगा। और रही बात यहाँ पर एक्सरसाइज की, आप एक्सरसाइज यहाँ पर अगर आप करना चाहते हैं, मैंने एक पूरी वीडियो बना रखी है और आप नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन पे जाकर उसको देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डाल दूँगा, आप जाकर मेरी वीडियो देख सकते हैं और एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं घर बैठ के। तो सर जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं इसी से ही रिलेटेड है। जैसे पेशेंट्स बोलते हैं कि अब मेरे को वेरिकोसील है, मैं कोई हैवी एक्सरसाइज नहीं कर सकता, लेकिन मुझे एक हेल्दी बॉडी मेंटेन करनी है, तो उसके लिए फिर वो क्या करे? जब उन्हें पुशअप सेटअप सब मना है तो वो एक हेल्दी बॉडी के लिए क्या करे? देखो हेल्दी बॉडी बेसिकली जिम जाकर नहीं बनती है। अक्षय कुमार अगर आप देखा जाए तो अक्षय कुमार एक हेल्दी फिजिक में है, बट अक्षय कुमार जिम नहीं जाते। जिम जाते हैं तो बहुत लाइट एक्सरसाइजेस करते हैं, वो जाकर डंबल्स वगैरह नहीं उठा रहे, वो हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं कर रहे, वो ये नहीं कर रहे कि सारी वज़न उठा रहे हो या बोझा उठा रहे हो, ऐसा नहीं कर रहे। सिंपल सी बात है, हमने अगर अब वर्कआउट करना है तो हम खुद सी
कुछ चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं। जब वेरिकोसील इम्पैक्टेड कोई जगह है तो हम कोशिश करेंगे वहाँ का ब्लड का फ्लो बढ़े। तो आप कुछ एक्सरसाइज जैसे कि कीगल एक्सरसाइज पे थोड़ा जोर दीजिए, ठीक है, वो वाली एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा बहुत नॉर्मल वॉक वगैरह कीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर पेशेंट दो तरीके के होते हैं। पेशेंट एक ये कहता है कि मैं पतला हूँ, मेरे को मोटा होना है, मेरे को शादी करनी है, ठीक है। तो पेशेंट जब पतला है, ठीक है, तो उसको ये लगता है कि मैं पतला हूँ तो मैं मोटा हूँ। तो मोटे होने के लिए वज़न नहीं उठाना होता, सबसे पहली चीज़ समझो। कुछ चीज़ें हमें जीन से मिली होती है। मेरे जेनेटिक में बोला है कि भैया मेरे को हवा पानी दोनों चीज़ें लगा लूँ या मैं खाना भी छोड़ दूँ तब भी मोटा रहूँगा, तो मैं एक्चुअली में मोटा रहूँगा। तो कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमें जीन से मिली होती हैं। अगर आप पतले हो तो आप पतले ही रहो, बट हाँ उसके लिए आप इम्प्रूव कर सकते हो। नॉर्मल अपनी डे टू डे की रूटीन में वॉक वगैरह कर सकते हो, वॉक में मनाही नहीं होती। आपकी नॉर्मल कीगल एक्सरसाइज में कोई मनाही नहीं होती। आपके अंदर कोई भी चीज़ ऐसी एक्सरसाइज जो आपके स्टमक पे, कोर पे प्रेशर डाल रही हो, वो इम्पैक्ट करेगी आपको। जैसे कि अगर मैं पुशअप्स करता हूँ तो वो कोर पे एक्सरसाइज पे डालती है। अब मान लीजिए अगर आप पुशअप्स कर रहे हो तो कोर आपका टाइट होता है, और जब वो टाइट होता है तो प्रेशर जनरेट करता है। प्रेशर जनरेट करने के दो जगह होते हैं, एक नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। ऊपर वाला आपको कुछ कहेगा नहीं, बट नीचे वाला जो प्रेशर है वो आपके वेरिकोसिल को क्या करेगा, दिक्कत देगा। दूसरा होता है पुलअप्स। अगर आप पुलअप्स भी करते हैं तो उसमें भी सेम कोर आता है बीच में, या आप 2.5 किलो का वजन भी उठाते हैं तब भी आपको कोर टाइट करना ही पड़ेगा एनी हाउ। जब आपका जितनी बारी कोर टाइट होगा उतनी बारी आपका प्रेशर नीचे की तरफ जाएगा और वो आपको वेरिकोसिल में कन्वर्ट करने में हेल्प करेगा। आई होप जो व्यूअर्स थे जिन्होंने कमेंट्स किए थे, जिनकी कमेंट्स हमने इस वीडियो में आंसर किए हैं, उन्हें अपने आंसर्स मिल गए होंगे। और हम आपको थैंक यू बोलेंगे सर कि जो कमेंट्स थे, जो भी क्वेरीज थी आपने सॉल्व करी और उन्हें अच्छे से समझाया। तो थैंक यू एंड टेक केयर।